हज़रत इंसान से बात करते हैं। अच्छा जी। दोस्तों आप भी सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स के थ्रू चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन पे मेंबर बन सकते हैं, लाइक करते जाएं। लाइक बड़े कम है भाई, फ़र्क है बड़ा लाइक्स में। टीनू याद दिलाया करो यार, टीनू कहाँ है? याद दिलाया करो। हाँ जी, हज़रत इंसान क्या हाल है? बिल्कुल ज़बरदस्त खैरियत है, आप ठीक हैं? ठीक-ठाक भाई। हाँ जी, क्या बात करेंगे? सही, बस काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है, कुछ मसरूफ़ियत भी थी। मैं हाँ, 2-3 बार आपके चैनल पे आ चुका हूँ। एक तो बहुत-बहुत शुक्रिया कहना था आपका भी कि आप जो नॉलेज दे रहे हैं, जो यूथ को एक ग्रूम कर रहे हैं। अभी मैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी मैं देख रहा था और एक अर्ली इंडियंस भी आपने अच्छी सीरीज़ बनाई है। अर्मेनियन का आज तो हम दूसरा करेंगे, दूसरा पार्ट। अच्छा, अच्छा, जब नॉन अच्छा। कन्फर्मेशन बस सस्पेंशन एग्ज़ाम आएँगे तो दूसरा पार्ट करेंगे। बस ज़बरदस्त हो गया सर ये तो। मतलब जो आप काम कर रहे हैं फुल पैकेज है सबके लिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमें नॉर्मली मिलती नहीं हैं। शोगल-मेला तो मिल जाता है यूट्यूब वगैरह पे लेकिन जिस तरह का आप कर रहे हैं मेहनत के साथ और रिसर्च वर्क जो आप पेश करते हैं, तो ये काबिल सताइश है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और बस आज मैंने जो कल ख़ास तौर पे मैंने आपकी कमी बड़ी महसूस की। एक डिबेट तो चल ही रही है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, आप भी जानते होंगे क्रिएशनिज़्म और इवोल्यूशन पर। तो ख़ैर कल लास्ट पार्ट था। उस पे मैंने आपकी कमी बहुत महसूस की। उन्होंने भी अच्छा काउंटर किया, लेकिन आप होते क्योंकि आपकी डीप नॉलेज है जेनेटिक्स पे, तो शायद आप नॉक ऑफ कर देते उसे। तो काउंटर तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे उस वक़्त कमी बहुत महसूस हुई क्योंकि एक पब्लिक को देख रही थी और एथियस्ट के लिए ये एक कह सकते हैं ज़िंदगी और मौत का मसला था। क्योंकि जब इतनी पब्लिक देख रही हो तो एक अना की बात भी हो जाती है कि कहीं हम लूज़ ना कर दें या कोई ऐसा कोई लूप होल ना आ जाए, कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए। तो एक खौफ भी होता है, तो उस वक़्त मैंने आपकी कमी महसूस की ये चीज़। एवोल्यूशन तो के मामले पे डिबेट लूज नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑपोजिट साइड क्यों ये समझती है कि जो एवोल्यूशन के खिलाफ बोल रहा है वो जीत गया, हुँ। क्योंकि उन बेचारों को खुद एवोल्यूशन का जरा भी नहीं पता। आपको पता है जो मेरी डिबेट है जो इस चैनल पे पड़ी हुई है, जिसको आपको अस्सी जी, जी, हजार लोग बिल्कुल। देख, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके देखिए, कमेंट बॉक्स में अगर आप जाके देखें तो आपको जहालत ही नजर आएगी उसमें। जिस बिल्कुल। बेचारे को बायोलॉजी का बी भी नहीं पता ना, वो ये कहता कि वो जी ये डिबेट तो गालिब, तो भाई गालिब की तो बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। तो सही। बात यह है कि एवोल्यूशन के ऊपर डिबेट, मेरा जहां तक ख्याल है वो ये है कि जैसे जैसे अवाम का नॉलेज बढ़ेगा ना, तब तब उनको ये भी समझ आएगा कि एवोल्यूशन पे डिबेट होती क्या है और कैसे उसके अंदर बातें होती हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ैक्टली। आप देखते जाएं, वक्त के साथ साथ लोग खुद ही समझ जाएंगे। हाँ, नहीं जितनी तालीम फैलेगी, जितनी एजुकेशन आएगी, लोग उसी हिसाब से मैच्योर भी हो जाएँगे और वैसे तो हर दौर में मैच्योरिटी लेवल और एजुकेशन और मतलब पढ़े-लिखे भी जाहिल होते हैं हमारे यहाँ तो लेकिन वो एक लेवल जो है वो कम ही लोगों का होता है जो इन बातों को सोच समझ सकें और उस लेवल तक जा पाएँ। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह लेकिन जो आप लोग काम कर रहे हैं उससे डे बाय डे क्योंकि मैं भी एक इन तमाम चीज़ों से गुज़र कर आया हूँ, फिर आपका चैनल देखा, आपसे बात भी इंटरेक्शन भी हुआ, वीडियोज़ भी देखी तो काफ़ी चीज़ें मुझ में चेंज हुई और जो एक तज़ब्ज़ुब का जो शिकार होता है बंदा वो एक उसको एक एक लाइन मिल जाती है, एक वे मिल जाता है, वे ऑफ थॉट मिल जाता है। तो वो मुझे भी मिला आपके तवज्जुह से। तो अब मैं काफ़ी जो ठीक भी हूँ। शुरू में जैसे एक न्यूली एथियस्ट होता है, तो वो डरता भी है, उसको थोड़ा खौफ भी होता है कि पता नहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कुछ कोई सज़ा तो नहीं मिल जाएगी। क्योंकि मौत का मंज़र जो हाजी साहब अभी बता रहे थे, वो चीज़ें हम सब ने पढ़ी होती हैं। तो ये खौफ हम्म। जो हमारे बचपन से जो डाला जाता है ज़हन में वो रहता है। जब इस तरफ सही लाइन की तरफ जा भी रहा होता है, तो वो उसको बार-बार वो कचोके और उसको करता रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके माइंड में। एक जंग सी चल रही होती है उसको एक तरफ जाने के लिए। तो ये भी ज़हन में मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी दिमाग में काफ़ी अरसे तक चलता रहा, लेकिन अब मैं मुतमईन हूँ कि मैं हाँ, सही रास्ते पर ही हूँ। मुझे अब खौफ नहीं है, ये खुशी है, टेंशन नहीं है, मैं आज़ाद महसूस करता हूँ। ये जो कशमकश का टाइम था, ये वक़्त जो था वो गुज़र गया। तो उसके लिए भी मैं दोबारा आपको शुक्रिया अदा करूँगा और अच्छा
एक सवाल था गालिब भाई, कि हाँ जी। माइक्रो एवोल्यूशन और जो मैक्रो एवोल्यूशन है उसके ऊपर था। माइक्रो पे तो ये मौलवी हजरात भी कुछ ना कुछ आजकल जो लेटेस्ट जो जदीद जो मौलवी हजरात हैं वो भी मान जाते हैं कि चलें विद इन अ स्पीशीज जो है माइक्रो एवोल्यूशन हो सकती है। लेकिन मैक्रो एवोल्यूशन की कोई एग्जांपल है अपने पास, हमारे पास कोई? देखें इस चीज को ना हम जरा थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि माइक्रो और मैक्रो मैक्रो एवोल्यूशन क्या है, और जिसको ये डिफाइन करते हैं क्या उस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। ठीक है, ये चीज आपने थोड़ी सी समझनी है अब मेरे साथ। ठीक है, तो जी जी अभी जो मैं बात करने लगा हूं ना, जरा इसको गौर से देखिएगा और मैं आपको बताता हूं कि मेन बात क्या है। ठीक है, जी जी आज हम एवोल्यूशनरी थॉट में यकीन रखते हैं। ठीक है, जी और बिल्कुल। एवोल्यूशन क्या कहती है कि एक यहां पे ये एक होमिनिड था। ठीक है, जी समझ गए, ये एक्स होमिनिड था, कोई फर्ज करें ये होमो इरेक्टस था। ठीक है, जी ये आज से 1.8 मिलियन ईयर्स पहले था। राइट। ठीक है, और ये होमोसेपियन है। ठीक है, जी ये आज से तकरीबन 300,000 ईयर्स पहले मौजूद था। ये 1.8 मिलियन ईयर्स पहले मौजूद था। ठीक है, और ये इसका डायरेक्ट एंसेस्टर है। अब हमने जी इसको आज के वक्त में इसको हम कह रहे हैं ये होमो इरेक्टस है। हम्म ठीक है, और ये होमोसेपियन है। सही है, अब होमो इरेक्टस का अगर कद था ना 5 फुट, तो अगर उसका कद हो जाए ना 5.5 फुट एवरेज हाइट, हम्म तो इसको जो क्रिएशनिस्ट है ना वो कहेगा ये है जी माइक्रो एवोल्यूशन। राइट। यहां इसके अंदर होमो इरेक्टस के अंदर अगर इम्यूनिटी आ जाए ना, फर्ज करें कि इसको पहले टीबी होती थी। ठीक है, अब इसके जी अंदर इम्यूनिटी आ गया टीबी के खिलाफ, इम्यून हो गया ये, तो इसको भी वो कहेंगे कि ये माइक्रो एवोल्यूशन है। ठीक है, मैक्रो जी एवोल्यूशन वो होगी, ठीक है, हम्म। जिसमें होमो इरेक्टस जो है वो चेंज होके होमोसेपियन बन गया, उसका डिसेंडेंट। समझ गए राइट। आप, इसको वो ये सही कहते है। हैं माइक्रो एवोल्यूशन। अब होमो इरेक्टस का जो ब्रेन साइज था वो तकरीबन 900 सीसी था। ठीक है, जी समझ गए, हम्म, एवरेज जो था ना, एवरेज होमोसेपियंस का 1350 सीसी है। ठीक है, एवरेज ब्रेन साइज, और बॉडी में भी कुछ फर्क है। हम उनसे बहुत बेहतर बाइपीडल्स हैं। ठीक है, हम उनसे बहुत ज्यादा कुछ सेंसेस में इवॉल्व हैं, मगर अगर फर्ज करेंगे आज से 6 लाख साल पहले हम चले जाएं, तो हम्म, यहां पे होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस से कुछ एक स्पीशीज ऐसा था जो कि इवॉल्व हुआ था, ठीक है, इन द मिड। और फिर उसकी लाइन में नीचे क्या आ रहा है। ठीक है, उसकी लाइन में नीचे ह्यूमन आ रहा है। मगर मसला ये है कि ये जो था ना, इसके हम होमो हिल्डरबर्जेंसिस कह लेते हैं, शायद ये होगा। अगर हम इससे भी पीछे चले जाएं 9 लाख साल पे, तो यहां पे भी एक था। ठीक है, वो होमो हम्म इरेक्टस से निकला था और चेंज हो रहा था, और यहां तक आते आते वो काफी चेंज हो चुका था, यहां भी एक था। तो इसका मतलब है कि अगर एक स्पीशीज से स्पीशीज 1 है, ठीक है, हम्म ये स्पीशीज एन है, इनके दरमियान में तो हमारे पास हर पॉइंट पे एक ऐसा स्पीशीज था, स्पीशीज 2 यहां पे स्पीशीज, ठीक है, 1.5 यहां पे स्पीशीज 1.4। तो मसला ये है कि ये तो थ्रू आउट द हिस्ट्री चेंज हो रहे थे हर वक्त। ठीक है, हाँ अब प्रॉब्लम ये है कि किस पॉइंट पे हम ये कह रहे हैं कि ये वाला लाइफ फॉर्म जो है इसमें चेंज हो गया, वो पॉइंट यहां पे डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। मेन बात ये है कि स्पीसिएशन जो है ना, स्पीसिएशन असल जी में, स्पीसिएशन का जी जो जी अमल है ना, स्पीसिएशन का,
जो प्रोसेस है वो बेसिकली दो डिस्टेंट रिलेटिव्स के दरमियान ही सिर्फ किया जा सकता है आइडेंटिफाई, और वो एटलीस्ट अ फ्यू 100,000 ईयर्स जो है ना, फ्यू 100,000 ईयर्स जो है ना वो हो सकते हैं अपार्ट। अब एक बात है कि जो यहां पे था फिर इधर जो था, अगर हम डिवाइड करने आए तो फर्ज करेंगे होमोसेपियंस से 5 लाख जनरेशन्स पहले जो था ना वो होमो इरेक्टस था, ठीक है। 5 लाख जनरेशन्स पहले होमो इरेक्टस था, और उसके 5 लाख जनरेशन्स बाद यहां पे होमोसेपियन आया। तो मसला ये है कि अगर हम यहां पे जनरेशन 300,000 में आ जाए ना, तो यहां पे भी एक जानदार था, और वो इससे भी डिफरेंट था, इस वाले से भी, और वो इससे भी डिफरेंट था, फिर दरमियान में इससे भी डिफरेंट था और इससे भी डिफरेंट था, ठीक है। मगर 300K वाला जो है ना वो 299K वाले से ना कुछ ज्यादा खास डिफरेंट नहीं था। इस पॉइंट पे आप इसको कहेंगे कि ये माइक्रो एवोल्यूशन है। 299,000 जनरेशन जो है ना और 300,000 जो जनरेशन है, उनके दरमियान जो चेंजेस होंगी ना उन्हें आप कहोगे माइक्रो एवोल्यूशन। करेक्ट। मगर जैसे ही आप 500,000 या फर्स्ट, मतलब इसको दोबारा में कर लेते हैं ना, एक दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। गालिब मैं थोड़ा सा बोलूं अगर इजाजत हो तो। एक सेकंड आसिम भाई मुझे करने दें। फर्स्ट जनरेशन से 500,000 जनरेशन के ऊपर, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा ना वो हमें मैक्रो एवोल्यूशन लगेगा कि यानी लार्ज स्केल चेंजेस आ गई हैं। मगर अगर हम इधर चेक करें कि 475,000 जनरेशन के और 500,000 के दरमियान, तो वो हमें को सिग्निफिकेंट लगेगी नहीं। फिर उसे हो सकता है कि कोई फिर कह दे कि ये माइक्रो एवोल्यूशन है, ठीक है। तो माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो एवोल्यूशन जो है ना वो क्या है, बेसिकली जितना नंबर ऑफ जनरेशंस का डिफरेंस है ना उसके हिसाब से स्पीशीज के दरमियान चेंज इतनी ज्यादा नहीं हुई होती, तो इसलिए उसको लोग माइक्रो एवोल्यूशन कह देते हैं। मगर अगर देखा जाए, अगर हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म हो कि हम फर्स्ट जनरेशन से लेके 500,000 जनरेशन तक मुकम्मल तौर पे ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो हमें नजर आएगा कि जितना डिफरेंस कम होगा ना जनरेशंस में, आपको एवोल्यूशन नहीं नजर आ रही होगी, आपको माइक्रो एवोल्यूशन ही नजर आ रही होगी, ठीक है। तो कट ऑफ पॉइंट, इधर हेटेरोडॉक्स ने बात किया, कट ऑफ पॉइंट स्मॉल जनरेशनल डिफरेंसेस पे अप्लाई नहीं हो सकता। मगर जब बहुत लॉन्ग रन में जब आप जाएंगे ना, जब लाखों सालों की बात होगी, जब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस की बात होगी, तो तब आपको वाजे तौर पे स्पीशिएशन दिखाई दे देगी, ठीक है। समझ गए ये बात? आसिम भाई प्लीज, मैंने आपको काट दिया। बेसिकली जो मैक्रो और माइक्रो की बात हो रही है ना, उसमें फर्क सिर्फ टाइम स्केल का है। मैक्रो लेवल पे तब्दीलियां कभी भी नहीं होती, माइक्रो लेवल पे तब्दीलियां ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो के जब वो एक लंबा अरसा गुजर जाता है तो हम उसे कहना शुरू कर देते हैं हाँ जी अब मैक्रो हो गई हैं। बेसिकली तब्दीली होती माइक्रो लेवल पे, लेकिन हमें एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मैक्रो नजर आना शुरू हो जाती है। होती नहीं है मैक्रो, वो होती माइक्रो है। आप एक घड़ी देखें, वॉल क्लॉक, जिसमें सुइयां घूम रही होती हैं, आप उसमें घंटे की सुई पे आप गौर करें, सेकंड की सुई अगर एक पूरा चक्कर भी लगा ले तो आपको घंटे की सुई जो है वो हिलती नजर नहीं आती। हाँ, ये बहुत जबरदस्त एग्जांपल है आसिम भाई। आप 5 मिनट के बाद देखेंगे तो आपको थोड़ी सी तब्दीली नजर आती है, लेकिन अगर आप उसी को 1 घंटे के बाद देखें तो आपको उसमें बहुत बड़ी तब्दीली नजर आती है। हालांकि तब्दीली उसमें कांस्टेंट हो रही होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर मतलब जिस तरह से हमारा दिमाग फंक्शन कर रहा है, हमें वो तब्दीली उस टाइम नजर नहीं आ रही होती। हम कह रहे थे अच्छा यार मे बी 1 नैनो सेंटीमीटर का फर्क पड़ा होगा या 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर का फर्क पड़ा होगा, लेकिन तब्दीली तो उसमें हुई है जो माइक्रो लेवल पे हो रही है। तो मैक्रो इज नथिंग बट अ माइक्रो एट अ वेरी लार्ज टाइम फ्रेम ना। सही। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड करके तो हम देख नहीं सकते कि क्योंकि 1 लाख साल का अरसा चाहिए इसके, लाखों साल का। तो आप लेकिन घड़ी ये की एग्जांपल पे साइंटिफिकली दोबारा गौर करें, आपको बहुत घड़ी की क्लियर समझ आ एग्जांपल बहुत जाएगी। जबरदस्त एग्जांपल आसिम भाई ने दी है वाकई।
नहीं बिल्कुल रियली एग्जैक्टली मैं आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर अ वेरी, मतलब आप देखेंगे आइंदा हमेशा यूज होगी स्पीशिएशन के मामले में। सही। और साइंटिफिकली अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो ये जैसे वो तो डेली बेसिस पे माइक्रो एवोल्यूशन तो होती है, हम तो करते हैं, और लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हैं कि यही मैक्रो एवोल्यूशन तक जाती है इस डेफिनेटली तरह वही से। जाती है। हाँ स्मॉल चेंजेस ओवर द कोर्स ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम जब अक्यूमुलेट होती हैं तो लार्ज चेंज आपको नजर आने लग जाता है। सिंपल सी बात है, एवोल्यूशन है ही इस चीज का नाम। स्पीशिएशन ऐसे ही होती है कि स्मॉल स्मॉल चेंजेस ओवर द वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो अक्यूमुलेट हो जाती हैं और एक स्पीशीज अपने डिस्टेंट एंसेस्टर से बहुत डिफरेंट होता है। एवोल्यूशन का प्रिंसिपल ही है ना कि जितना ज्यादा डिस्टेंट आपका एंसेस्टर है आप उससे उतने ज्यादा डिफरेंट है। कुछ ऐसे भी जानदार हैं जिन्हें लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, मगर हम ये जानते हैं कि शायद जेनेटिक लेवल पे उनमें भी काफी ज्यादा चेंजेस हैं अपने एंशिएंट एंसेस्टर से। जैसे कि शार्क्स हैं, क्रैब्स हैं, वो आज से 100 मिलियन साल पहले भी जमीन के ऊपर एग्जिस्ट करते थे, मगर मसला यह है कि क्या उनका और आज का, क्या उनकी, इवन के ये भी बात डॉकिंस ने अपनी किताब में की है, मेरे ख्याल सेल्फिश जीन में की है, कि असल में अगर आप एनाटॉमिकली आज का इंसान 3 लाख साल पुराने वाले इंसान से बिल्कुल सिमिलर भी है, तो मसला यह है कि अगर 3 लाख साल पुराना एक इंसान को निकाल के आज के दौर में ले आया जाए और आज के इंसान को कहा जाए कि वो उससे ब्रीड करे, तो वो उससे ब्रीड करे तो हो सकता है वो ब्रीड कर ही ना सके, ऑफस्प्रिंग पैदा ना हो पाए, या ऑफस्प्रिंग पैदा हो तो वो स्टेराइल हो। क्योंकि स्पीशिएशन उस टाइम को कहते हैं जब एक पेरेंट पॉपुलेशन जो उसकी डॉटर पॉपुलेशन होती है उसके साथ अगर ब्रीड करे और ऑफस्प्रिंग या तो पैदा ना हो पाए, अगर पैदा हो तो स्टेराइल हो। स्टेराइल का मतलब है कि वो अपनी औलाद आगे पैदा नहीं कर सकता, तो इस पॉइंट पे कहा जाता है कि स्पीशिएशन हो गई है। ठीक है, तो इस केस में बड़ी सिंपल सी बात है कि टाइगर और लायन जो हैं वो क्या हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो क्या हैं, वो एक कॉमन एंसेस्टर से निकल के आ रहे हैं। अब वो दोनों एक डिफरेंट स्पीशीज बन गए हैं। वो दोनों डिफरेंट स्पीशीज इसलिए हैं कि अगर उनको इंटरब्रीड करें तो औलाद तो पैदा हो जाती है, मगर वो औलाद फर्टाइल नहीं होती, वो स्टेराइल होती है, वो आगे बच्चे नहीं पैदा कर सकती। तो इसलिए हमें पता है कि ये क्या है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, वो डिफरेंट स्पीशीज हैं। ठीक है, सही है, ये बात है। अच्छा, इसकी रिप्रोडक्टिव एग्जांपल आइसोलेशन जो है वो बहुत बड़ी रीजन होती है जिसकी वजह से स्पीशीज डिफरेंट हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि एक ही स्पीशीज के दो डिफरेंट साइड पे वो लैंड लॉक हो जाते हैं। आइस एज की वजह से हो सकते हैं, समंदर बीच में आने की वजह से हो सकते हैं, किसी भी वजह से उसकी दो पॉपुलेशंस डिफरेंट जगह पे लैंड लॉक हो जाती है। अभी इंटरप्ट ना करें, डालिए एक सेकंड। तो जब वो लैंड लॉक हो जाते हैं तो बड़ा अरसा वो आपस में ब्रीड नहीं करते, तो ओवर द कोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फिर वो दो डिफरेंट पॉपुलेशंस बन जाती हैं, जो कि अगर उनको वापस आप मिला भी दें आप तो फिर भी वापस आपस में ब्रीड करके हेल्दी नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी जी डाली प्लीज। जी गालिब, मैं कह रहा था कि अगर हम एज एन एग्जांपल अमेरिका डिस्कवर ना करते अगले 1 लाख साल, तो या ऑस्ट्रेलिया ना करते, तो बिकॉज वो आइसोलेटेड थे, उन्होंने एक सब स्पीशीज बन जाना था ह्यूमन की, लाइक 1-2 लाख साल के अंदर। दैट इज वेरी लाइकली, अगर आप डिस्कवर ना करते, वो लैंड लॉक रहती उसी तरह। क्या ख्याल है, ह्यूमन सब स्पीशीज बन जाती जो नेटिव अमेरिकन थे और अबोरिजिनल्स। एक सेकंड, मैं असल में ना एक चीज देखने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा चलें, स्पीशिएशन के प्रोसेस को ना थोड़ा सा जरा, ये एक रिसर्च पे जर्नल है उसके अंदर जो छपा था उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्पीशिएशन, व्हाट हैव वी लर्नड इन 40 इयर्स, सिर्फ इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे हम और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है, वी integrate experimental studies attempting to duplicate all or part of speciation process under controlled laboratory conditions and ask what general conclusions can be made concerning the major models of speciation. Strong support is found for evolution of reproductive isolation via pleiotrophy and genetic hitchhiking with or without allotropy. Little or no support is found for bottleneck and reinforcement models of speciation. We conclude that the role of geographical species separation in generating allotropy, zero gene flow induced by spatial isolation, has been overemphasized in the past, whereas its role in generating diminished gene flow
in combination with strong discontinuous and multifarious divergent selection has been largely unappreciated। ठीक है, तो बात यह है कि जियोग्राफिक आइसोलेशन जो है वो एक पार्ट प्ले करती है किस चीज में, कि वो दो डिफरेंट स्पीशीज को बनाने का काम करती है। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा जी, डाली क्या कह रहे थे आप? और हजरत इंसान नहीं, मैंने कह दिया गालिब, मैं सिर्फ कह रहा था कि लाइक अगर हम इंसान डिस्कवर ना होते, लाइक लेट्स से जो अबॉरिजिनल्स है वो 35,000 साल तक ऑस्ट्रेलिया में आइसोलेटेड थे, अगर वो और 1 लाख साल तक रहते, या इधर अमेरिकाज में लोग रहते 1-1.5 लाख साल तक, तो वो कोई और सब स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस बन सकते थे या नहीं आपके ख्याल में? फ्रॉम द मेनलैंड, फ्रॉम द मेनलैंड एशिया, अफ्रीका, वो तो बन गए थे ना ऑलरेडी। नहीं, आपको पता है कि जो आर्केइक ह्यूमंस थे, जो होमो इरेक्टस वगैरह थे, वो इंडिया में भी रहते थे। जब इंडिया की माइग्रेशन, इंडिया में होमो सेपियंस आए तो ऑलरेडी आर्केइक ह्यूमंस रहते थे और बड़ा अरसा उनके साथ कंपटीशन चलता रहा। फिर फाइनली जब रीसेंट आइसेजेस आई, तकरीबन जो अभी आज हम उस पर बात भी करेंगे, फिर आइसेजेस के दौरान वो एक्सटिंक्ट हुए, क्योंकि फिर कंपटीशन का सबसे सख्त मुश्किल वक्त आइसेज जब शुरू होती थी तब होता था। तो तब ही मोस्टली इवन के जो डिफरेंट होमिनिड स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हुए हैं ह्यूमंस की प्रेजेंस में, वो भी आमतौर पे आइसेजेस के दौरान ही हुए हैं, क्योंकि ह्यूमंस जो थे उनके पास टेक्नोलॉजी बेहतर थी, वो बेहतर टूल मेकर्स थे, बेहतर वो जो थे वो क्लोथ मेकर थे, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, दूसरों की एक्सटिंक्शन की वजह भी बन जाते थे। ठीक है, राइट। तो स्पीशिएशन अच्छा, तो इसमें ठीक सही। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल जैसे हम वेल फिश को ले सकते हैं माइक्रो एवोल्यूशन की, क्योंकि हमें फॉसिल रिकॉर्ड से ही मालूम है कि वो पहले शायद खुश्की का माइक्रो जानवर था। एवोल्यूशन की नहीं है ना, वो तो मैक्रो एवोल्यूशन की है, क्योंकि वेल जो था वो एक लैंड डिवेलिंग एनिमल था एक वक्त पे, और वो जो है वो फिर बाद में क्या बन गया, वो सी में चला गया, और सी में ऐसा गया कि वो अब बिल्कुल ही टोटली सी बाउंड स्पीशीज बन गया। लेकिन वो अभी भी मैमल तो है। हाँ, तो मतलब लेकिन वो मैमल से चेंज नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो मैमल से चेंज नहीं हो सकता। हाँ, तो हो सकता है वैसे इवेंचुअली आज से 100 मिलियन साल बाद हो सकता है, क्योंकि मैमल से मैमल से भी कोई नया निकल सकता है ना, क्योंकि 100 मिलियन साल पहले तो, अगर 200 मिलियन साल पहले जाएं तो उस टाइम शायद मैमल्स नहीं थे। ठीक है, राइट, समझ गए? ऐसे मैमल्स थे आज से 200 मिलियन साल पहले जो कि अंडे देते थे। ठीक है, राइट राइट राइट, ठीक हो गया ठीक है, और कोई बात करेंगे? बहुत अच्छे से समझाया आपने। मैं आपको देख रहा हूँ और इंशाल्लाह दिखता रहूंगा, बात करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और आपकी टीम का। थैंक यू। थैंक यू, ओके, बाय। तो ऐसा है कि इस पर 1-2 मिनट लगा लेते हैं। जी सर। जिसको आमतौर पे माइक्रो एवोल्यूशन कहा जाता है और जिसको क्रिएशनिस्ट जो हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा फिर माइक्रो एवोल्यूशन नहीं हो सकती, वो माइक्रो एवोल्यूशन अगेन वो पॉइंट म्यूटेशन बेस्ड एवोल्यूशन जो कि सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में या बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि वो उसमें एविडेंस इतना हतमी है, मानते तो ये पहले उसको भी नहीं थे, लेकिन वो उसका एविडेंस चूंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और बैक्टीरिया की और वायरसेस की एवोल्यूशन तो रोजाना की बेसिस पर, डेली बेसिस पर चूंकि इतना बड़ा फैक्ट है और इतना बड़ा एविडेंस है, तो उसको तो आप कहीं छुप नहीं सकते। उस माइक्रो एवोल्यूशन को तो उन्होंने माना, उसको वो माइक्रो एवोल्यूशन आमतौर पे कहा जाता है और उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये चीजें हैं, इनसे तो भागा जा नहीं सकता कि जो आपके माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया, वो अपनी तेज रिप्रोडक्टिव जो स्पीड है उनकी, क्योंकि सेल डिवीजन बड़ी तेज हो रही है, तो एवरी सेल डिवीजन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर म्यूटेशन ऑफ कॉपिंग एरर्स, तो इस वजह से उनका म्यूटेशन रेट बहुत हाई होता है, इस वजह से उनकी एवोल्यूशन बड़ी तेज होती है। पॉइंट ये है कि जब म्यूटेशन रेट तेज हो गया तो एवोल्यूशन तेज हो गई, इसका मतलब है कि एवोल्यूशन तो म्यूटेशन की वजह से ही हो रही है, तो ये तो एस्टेब्लिश कर रहा है अगर वो माइक्रो एवोल्यूशन को मानते भी हैं। अच्छा जी, एक तो ये बात होगी। दूसरा, जिसको वो मैक्रो एवोल्यूशन कहकर रिजेक्ट कर देते हैं टेक्निकली, वो कहते हैं भाई स्पीशिएशन नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने गांधी साहब को भी सुना कई दफा ये कि जी एक नौ दूसरी नौ में तगय्युर पजीर नहीं हो सकती, वो बड़े अंदाज से बात करते हैं, आपको पता ही है उनका एक अंदाज। तो वो कहते हैं जी इसका कोई सबूत हो तो हमें दिखाएं
कि इसका कोई एविडेंस है कि नहीं, क्या लैब में कभी कोई स्पीशिएशन एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि नहीं हुए। मैं हैरान होता हूँ कि हमारे पढ़े लिखे स्कॉलर्स, खासतौर पे मतलब गांधी साहब को तो हम पढ़े लिखे स्कॉलर में ही गिनते हैं, उनके पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है ये बात करते हुए कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यानी बसद एहतराम, यानी ये जो एतमाद भरा लहजा है, उससे बात करने से वो बात तो दुरुस्त नहीं हो जाती। तो आप अगर लिटरेचर को सर्वे करेंगे तो आपके पास पता चलेगा कि आपके पास लिटरेचर में वेल डॉक्यूमेंटेड एग्जांपल्स मौजूद हैं लैब के अंदर स्पीशिएशन की, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग कॉम्प्लिकेटेड स्पीशीज की। किसी बैक्टीरिया की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की बात नहीं हो रही, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनके अंदर। और आपके पास डेटा मौजूद होगा जो कि पिछले, यानी कोई ऐसा नहीं, कोई आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किसी ने रिपोर्ट किए हों। आपके पास जो एक पेपर जो गालिब ने सामने लेकर आके उसका एब्स्ट्रैक्ट जो पढ़ रहे थे, वो तकरीबन 40 से 50 साल की स्टडीज का निचोड़ है जो कि मुख्तलिफ लैब्स ने अक्रॉस द वर्ल्ड की। और उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस ये आता है कि जब आप कंडीशंस बदलते हैं, सिलेक्टिव प्रेशर्स बदलते हैं पॉपुलेशंस में, जो ऑफ कोर्स टेस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि लैब के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट होता है, सब लोग जानते होंगे, वो ड्रोसोफिला है। जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, वो मैट्रिक के जमाने में भी हमने जिन्होंने बायो पढ़ी होगी उन्हें याद होगा कि वो एज ए टेस्ट ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है। वो कोई छोटा मोटा सिंपल ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो एक मल्टी सेलुलर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके अंदर जब आपकी कंडीशंस चेंज होती हैं, जब आप सिलेक्शन डाली जाती है कि कौन ज्यादा एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकता है, क्या नहीं ब्रीड कर सकता, उसके रिस्पॉन्स में उनकी जीन्स की फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं पॉपुलेशन में, ठीक है। असल में एवोल्यूशन नाम ही इस चीज का है कि जीन की फ्रीक्वेंसीज का बदल जाना पॉपुलेशन में, ये है असल में एवोल्यूशन, ये है। और वो इस हद तक जीन की फ्रीक्वेंसीज बदल जाती हैं कि उनके दरमियान रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ही स्पीशिएशन है। वो भी दो तरह की है, एक तो वो, मैं जरूर टेक्निकल टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन वो एक तो ये कि जी वो एक दूसरे से मेट ही नहीं करते, ठीक है, एक दूसरे, यानी उनके दरमियान इस सिलेक्शन की, जो सेक्सुअल सिलेक्शन टाइप की जो एक बैरियर है वो क्रिएट होता है। और दूसरा ये कि अगर वो मेट कर भी लें तो उनकी ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से आगे मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचती, वो स्टीराइल रहती है, यानी वो आगे नहीं बढ़ पाती। इसी का नाम सेक्सुअल आइसोलेशन या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, और इसी का नाम स्पीशिएशन है। इसी का मतलब है कि अब जब वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफर्टाइल नहीं रहे, इसका मतलब है कि वो अब दो मुख्तलिफ, जो एक नौ थी गांधी साहब के अल्फाज में, वो अब दो अनवा में तब्दील हो चुकी है, ठीक है जी। तो ये स्पीशिएशन के एक्सपेरिमेंट्स बारहा लैब में हमारे पास मौजूद हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के, किसी छोटे बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे। तो बहरहाल ये उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो अब उसकी जो भी सोर्स है वो हमारे सामने रखते तो हम अपना सर उनके आगे झुका देंगे, लेकिन अदरवाइज उन जिस कॉन्फिडेंस से क्रिएशनिस्ट बात करते हैं उसकी सोर्स कोई नहीं। और रिसेंटली अभी मतलब कि मैं पढ़ रहा था कि डॉग्स में एक ऐसी अनवा कायम हो गई है जिनका मतलब कि जो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती जा रही हैं, उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिविटी में आपस में मेल मिलाप नहीं रहा, डॉग्स का और उस डॉग्स का। मुझे क्या नाम है इसका, उन्होंने उसको ब्रीड का नाम भी दिया है, अगर मैं उसको फाइंड आउट कर सकूं तो ये बिल्कुल हमारे सामने अभी के दिनों में मतलब कि ये काम हुआ है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।